हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम कवर करेंगे इस महीने की सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो अनाउंस हुई और जो हमारे लिए रेलेवेंट है। इसको समझने से पहले ये भी जानेंगे कि स्कीम्स को किस तरह से कवर करना है। फॉर एग्जांपल, दो प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं। पहले विद रेफरेंस टू स्टैंड अप इंडिया स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। सीधी सी बात है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है। दो ऑप्शंस थे। इट्स पर्पस इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग SC, ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। इट प्रोवाइड्स फॉर रीफाइनेंस थ्रू सिडबी। तो देखिए, स्टैंड अप इंडिया स्कीम पहली बात किस ग्रुप के लिए अनाउंस की गई थी? स्कीम में क्या एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस था? हाँ, बिल्कुल था। क्या इसमें प्रायोरिटाइज किया गया था इन सेक्शंस को? हाँ, बिल्कुल किया गया था। तो जब आप स्टैंड अप इंडिया स्कीम या उस टाइम में स्टैंड अप इंडिया स्कीम और स्किल इंडिया, इस तरह की स्कीम्स पे लगातार फोकस था गवर्नमेंट का, तो ये पढ़ना तो जरूरी था ही। प्लस साथ में सिडबी ने ही उस टाइम में इस पूरे स्कीम को रीफाइनेंस करने के लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स के सही हैं। तो यानी जब भी आप कोई स्कीम पढ़ रहे हो, अगर कोई स्कीम फाइनेंशियल सेक्टर में है तो उसके लिए कौन सा बैंक उससे अटैच्ड है या कौन सा इंस्टीट्यूशन उससे अटैच्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। एक बेसिक डिटेल आपको पता होनी चाहिए। आई होप ये इजी क्वेश्चन था, आपको पता होगा। अगर दूसरे क्वेश्चन में जाएं तो वो था व्हाट इज द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ उदय स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। उदय स्कीम अगेन बहुत न्यूज़ में थी। किस चीज़ से रिलेटेड थी? तो ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड थी। जो चार ऑप्शन हमें दिए गए थे, प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउस होल्ड इन द कंट्री बाय 2018, रिप्लेसिंग द कोल बेस्ड पावर प्लांट्स विद नेचुरल गैस, न्यूक्लियर, सोलर, विंड एंड टाइडल पावर प्लांट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल टर्म अराउंड एंड रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। अब देखिए, कुछ स्टेटमेंट में ना हमें सीधी सी बात पता होती है कि जो एक्सट्रीम वर्ड है या जो डेफिनेट वर्ड है उसको पकड़ो। जैसे सेकंड स्टेटमेंट देखो, अगर आपको नहीं भी पता इस टॉपिक क्वेश्चन के बारे में, तो प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउस होल्ड इन द कंट्री बाय 2018। क्या गवर्नमेंट की कोई स्कीम थी जहाँ 2018 को मांगा गया था कि हाँ 2018 तक सबको हम बिजली दे देंगे? हर घर बिजली योजना का कोई संबंध है उदय के साथ? आपको कुछ लग रहा है कनेक्शन? आई डोंट थिंक सो, वो तो नहीं था। यहां से आप इसको समझ सकते हो, अच्छा ये वो स्कीम है या नहीं है। फिर देखो, प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में क्या उदय स्कीम लॉन्च की गई थी? अगेन नहीं लॉन्च की गई थी। खैर, मुझे तो आंसर पता है, तो काफ़ी ईजी है। ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी जब शुरू किया गया था, क्योंकि भारत की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो करती हैं पावर कंपनीज, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं। वो सारी कंपनीज बहुत लॉस में चल रही थी। सभी स्टेट्स में जो भी कंपनीज हैं उनका हालत बहुत ख़राब थी। फाइनेंशियल काफ़ी लोन था उनके ऊपर, काफ़ी ज़्यादा उनके, एक तो पहले जो बिल्स होते हैं वो भी, वो जितनी यूजेज होती है इलेक्ट्रिसिटी के किसी इलाके में, उसके सही चार्जिंग वो कर नहीं सकते पैसे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स अनाउंस कर देती है, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज्ड हो जाती है। कई बार जो डिस्कॉम कंपनीज, उनको दिक्कत ये भी आती है कि जो उनकी बिजली जाती है घरों तक, उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो इस चक्कर में बहुत ज़रूरी था कि उनको बॉन्ड के थ्रू, लोन्स के थ्रू उनको फाइनेंशियल टर्न अराउंड किया जाए, जो कोशिश थी इस स्कीम की, उदय स्कीम की। तो ये डी इसका आंसर है। हालांकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा क्वेश्चन था, उदय स्कीम क्या है आपको पूछ लिया। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो पहले लॉन्च हुई थी, न्यूज़ में थी, अगेन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। लेकिन याद रखिए, टेक्निकलिटीज आपको पता होनी चाहिए। तो इस महीने की स्कीम्स को देखते हैं, फिर एक बार हम ओवरऑल स्कीम्स को भी रिवाइज करेंगे। पहली चीज़, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये एक नया मिशन है जो इंडिया ने लॉन्च किया है। एक ऐसा मिशन जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू अचीव सेल्फ रिलायंस एंड टू कट डाउन ऑन आर एनर्जी इंपोर्ट। एनर्जी इंपोर्ट में कमी कैसे होगी? देखिए, भारत चाहता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन भारत करे, और उसके लिए भारत ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है। इसके लिए जनवरी में ही सरकार ने 19,744 करोड़ यानी अराउंड 20,000 करोड़ का बजट लेआउट किया था कि भारत अब ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, यूटिलाइज करेगा और एक्सपोर्ट भी करेगा, ताकि जो भारत की बिजली पे डिपेंडेंस है क्लीन एनर्जी की तरफ वो शिफ्ट हो जाए। क्या है ग्रीन हाइड्रोजन, समझेंगे अभी। लेकिन पहली बात कि जनवरी 2023 में इसको लॉन्च किया। अगला सवाल ये होना चाहिए आपके अंदर कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। मिनिस्ट्री पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, सीधी सी बात है, क्योंकि ये रिन्यूएबल है, नवीनीकृत किया जा सकता है, बार बार आप इसको बना सकते हो। हाइड्रोजन बनाने की कोई सीमा नहीं है, इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कुछ अलग सब स्कीम्स भी है, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन और क्या इसकी रेलेवेंस है। देखिए, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुश है गवर्नमेंट का इसके लिए। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। पहली बात, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, उससे जुड़े हुए क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन? तो देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब बेसिकली ये होता है कि आमतौर पे क्या देखते हो आप कि हम बिजली बनाने के लिए या फिर पावर प्रोड्यूस करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? फॉसिल फ्यूल्स का।
यानी या तो हम कोल का यूज़ करेंगे या हम पेट्रोलियम का यूज़ करेंगे। लेकिन उसकी जगह एक नया ऑप्शन है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन में क्या होता है, पहली बात व्हाट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक। तो ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब होता है, देखिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, पानी को, वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। तो ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ये होता है जिस प्रकार से आपने हाइड्रोजन को निकाला है वो एक तरीका ऐसा था जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली था। तो नॉर्मली हम इलेक्ट्रोलाइजर का इस्तेमाल करते हैं पानी को दो हिस्सों में तोड़ने के लिए, पानी के मॉलिक्यूल्स को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये रिन्यूएबल सोर्सेज से भी हो सकता है और नॉर्मल सोर्सेज से भी हो सकता है। नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं फॉसिल भी यूज़ करते हैं इसको तोड़ने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू इसको तोड़ने के लिए। तो जो हाइड्रोजन बनता है उसे हम कहते हैं ग्रे हाइड्रोजन, क्योंकि वो हाइड्रोजन ऐसा होता है जो या तो कोल से या पेट्रोलियम का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रोलाइट को पावर अप करते हैं, जिससे ये स्प्लिट होता है मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और फिर उस हाइड्रोजन का हम इस्तेमाल करते हैं हमारे फ्यूल सेल्स में या अलग अलग फैक्ट्रीज में। अभी ये उस लेवल पे यूज़ नहीं होता, लेकिन स्कोप बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका दाम अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा सेटअप बनाता है जहां आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो एज अ ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि फिर आप इसको ट्रांसपोर्ट करके ले जा सकते हो, जहाँ इंडस्ट्रीज में ज़रूरत है फ्यूल की वहाँ हाइड्रोजन को भर के ले जा सकते हो। और जो प्रोडक्शन होता है हाइड्रोजन का, जब वो ग्रीन तरीके से हो, मतलब क्लाइमेट फ्रेंडली तरीके से हो, बिना CO2 के इमिशन के हो, तब हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। नॉर्मली जो हाइड्रोजन बनाया जाता है वो बनाया जाता है ग्रे हाइड्रोजन, यानी जिसमें पॉल्यूशन निकलता है। तो समझिए हाइड्रोजन बनाने के लिए आपने उसको तोड़ा और जो ग्रीन तरीके से उसको बनाया गया, क्लाइमेट फ्रेंडली तरीके से, जिन्हें बिना CO2 इमिट किए हुए, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है। और इससे आप ग्रीन अमोनिया बना सकते हो, अलग अलग तरह के और जो प्रोडक्ट्स हैं, बायो प्रोडक्ट्स बना के अलग अलग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेसिक सी कहानी ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन में आप फ्यूल के लिए इस्तेमाल करोगे, इसका ट्रांसपोर्ट के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, केमिकल, फर्टिलाइजर्स और मेटलर्जी वगैरह में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। यानी आपको बहुत मात्रा में हाइड्रोजन, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है। क्योंकि अगर आप मान लो ग्रे हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हो, जिसके लिए आप ऑलरेडी जो यूज़ करोगे वो होगा फॉसिल फ्यूल वगैरह, तो उससे बहुत सारा CO2 एमिट होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। और इंडिया का एम है कि ग्रीन इमिशन पे फोकस करना, का CO2 इमिशन को बिल्कुल घटाना। इसीलिए इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाइड्रोजन का का यूजेज। नॉर्मली क्या है कि भाई हम इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम तोड़ते हैं, लेकिन हम ये इलेक्ट्रोलाइट का सिस्टम यूज़ करने के लिए अगर हम विंड का इस्तेमाल करें या हम सोलर पावर का इस्तेमाल करें, तो जो हाइड्रोजन डेवलप होता है उसे कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। फिर इसको आप ट्रांसपोर्टेशन में, इंडस्ट्री में, गैस के ग्रिड में इस्तेमाल कर सकते हो। ये बेसिक सी कहानी है ग्रीन हाइड्रोजन की, क्या होता है ये समझ लिया आपने, ठीक है। अब कहानी क्या, देखिए कहानी है ग्रीन हाइड्रोजन में नॉर्मली जैसे जापान भी कर रहा है, जर्मनी भी कर रहा है। ये दो देश नाम का याद रखिए, जापान और जर्मनी। जापान एंड जर्मनी आर ऑलरेडी, जापान ने तो फुकुशिमा जो रिएक्टर था जहां पर न्यूक्लियर लीकेज हुई थी, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, जो थोड़ा पुराना पावर प्लांट था फुकुशिमा का, जहाँ पे लीकेज हो गई थी, उसको बंद किया गया था। उसके जस्ट पास एक ग्रीन हाइड्रोजन का वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट लगा रहे हैं वो। तो वहाँ वो ऑफशोर विंड का इस्तेमाल करके ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बनाएंगे, फिर हाइड्रोजन को स्टोर करेंगे और फिर हाइड्रोजन से घरों को गर्म करना हुआ या फिर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करना हुआ। तो मतलब आप पानी को तोड़ोगे, हाइड्रोजन को अलग करोगे, इसमें आप सी वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये जापान भी कर रहा है, जर्मनी भी कर रहा है, और इंडिया इसके लिए बहुत ज़्यादा सही लोकेटेड है, क्योंकि इंडिया के पास एक कैपेसिटी है जो बहुत राज्यों में यूज़ की जा सकती है। इंडिया में लगभग ऐसे कई सारे राज्य हैं जहाँ पर आप ग्रीन हाइड्रोजन के इंस्टॉलेशन कर सकते हो, सोलर के थ्रू या विंड के थ्रू। इसके लिए आपके राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु पोटेंशियल साइट्स की तरह देखी गई हैं। अब जो हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, 2030 तक इसका एम क्या है, 5 मिलियन मेट्रिक टन का हम प्रोडक्शन कैपेसिटी रखेंगे और 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी हमारे देश में बढ़ेगी। इससे देश में 6 लाख से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। 50 मिलियन मेट्रिक टन हम पर एनम CO2 एमिशन को हटाएंगे, अवॉइड करेंगे, जो अगर हम इसकी जगह नॉर्मली कोई तरीका इस्तेमाल करते तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता वो नहीं होगा। तो ये टारगेट्स याद रखिए, क्योंकि इंडिया को क्या करना है, हमारा SDG गोल क्या है भाई, क्लाइमेट चेंज कौन सा गोल आता है SDG में, 13th, उसको पूरा करना है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम करना है हमें। अपना जो टारगेट था पेरिस क्लाइमेट चेंज के हिसाब से वो भी अचीव करना है। ऑलरेडी इंडिया उसमें अचीव कर रहा है अपने टारगेट्स को, लेकिन वो अचीव करने के लिए बहुत रेलेवेंट है ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल। एक, जब हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, क्योंकि इंडिया में बहुत सारा पोटेंशियल है, तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आएगी, और इसीलिए जो हम टारगेट देख रहे हैं 8 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद की जा सकती है। 6 लाख जॉब जनरेट हो सकती है, क्योंकि इतने लेवल पे प्रोडक्शन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, यूजेज होगा, तो उसके लिए एक नई इंडस्ट्री पूरी की पूरी सेटअप हो जाएगी। और ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया में बहुत एरियाज को रिवोल्यूशनाइज कर सकता है। ट्रांसपोर्टेशन में आप 1 बिलियन लीटर डीजल बचा सकते हो, क्योंकि आपकी गाड़ियां ग्रीन हाइड्रोजन पे चल सकती हैं।
आपकी इंडस्ट्री में एनर्जी डिमांड मीट की जा सकती है, जहाँ 10% तक जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल आप करके कर सकते हो। पावर जनरेशन में 14% जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो ग्रीन हाइड्रोजन से पूरी हो सकती है। इसलिए बहुत रेलेवेंट है कि हम इस पर फोकस करें और ग्रीन हाइड्रोजन जहाँ जहाँ हो सके हम उसको पूरा करें। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री फिर से पूछता हूँ मैं आपसे, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बजट लगभग 20,000 करोड़ का इसका दिया गया। इसमें कुछ सब स्कीम क्या क्या है। एक तो पहले साइट एक सब स्कीम है। साइट मतलब स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, यानी कैसे देश में इलेक्ट्रोलाइजर्स पहले डेवलप किए जाए, मैन्युफैक्चर किया जाए। या देखिए इलेक्ट्रोलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है पानी को तोड़ने के लिए दो भागों में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का आप इस्तेमाल फिर फ्यूल की तरह करोगे ताकि ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाए। तो पहली चीज़ है ये इलेक्ट्रोलाइजर कैसे डेवलप हो। तो इसके लिए क्या लॉन्च किया गया है, साइट। इस फोटो पर दोबारा आते हैं। पहली चीज़ जो है वो है साइट। ये जो इलेक्ट्रोलाइजर तोड़ने के लिए इस स्टेज के लिए हमने क्या बनाया है, साइट, क्योंकि हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी इलेक्ट्रोलाइट्स की जो उसको तोड़े। तो उसके लिए साइट एक सब कंपोनेंट है इसी मिशन का। दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन हब्स, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं, जैसे हमने बताया 8 स्टेट ऐसे हैं जो फोकस स्टेट्स हैं, इनमें अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है तो हम उसका हब बनाएंगे ताकि जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस भी हो और वहीं पर वो इंडस्ट्रीज हो जिनका इस्तेमाल भी किया जा सके यूजेज के टर्म में। अब मान लो इस मैप में अगर आप देखो, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ ऑलरेडी बहुत सी इंडस्ट्रीज है। अगर हम यहाँ डेवलप करते हैं, तमिलनाडु, आंध्रा, इस रीजन में ऑलरेडी आपकी इंडस्ट्रियल बेल्ट है जहाँ इंडस्ट्री में बहुत यूजेज है ग्रीन हाइड्रोजन का, प्लस ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। तो वहाँ पर आप हब्स इसलिए क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो इसलिए इंडिया की कोशिश है कि यहाँ पर हब्स भी क्रिएट करें। ये एक सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है हमारे किस चीज़ का, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। ये दो चीज़ें तो हम समझ गए कि भाई आपने ग्रीन हाइड्रोजन हब्स भी बना दिए और आपने साइट पे फोकस किया। इसके अलावा अगर जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या क्या है उसके, कि हमें बनाना क्या है, ग्लोबल हब। याद रखिए प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सपोर्टेशन में भी ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। 2030 तक के आउटकम क्या, हम ऑलरेडी आपको ग्राफिक्स में दिखा चुके हैं। 125 गीगावाट तक की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी होगी, 8 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट होगी, 6 लाख जॉब्स होंगे, 1 लाख करोड़ तक का हमारा फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट पे कीमत घटेगी। हमें गैसेस और ऑयल के जो इंपोर्ट होते हैं वहाँ जो डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं, उनमें 1 लाख करोड़ की बचत हो सकती है, प्लस 50 मिलियन मेट्रिक टन का हमारा ग्रीन हाउस इमिशन कम होगा। जो हमारा एम है कि 2070 तक हम एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएंगे। तो ये कोशिश तभी हो पाएगी जब हम इस चीज़ को पुश करें। तो इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बहुत रेलेवेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए। यूनियन गवर्नमेंट ने जो अप्रूव किया है, ये 2030 तक हमें चीज़ें मिलने लग जाएंगी। आउटले इतना किया गया, 6 लाख जॉब्स, 8 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट। अब इसी में देखिए टारगेट्स क्या है। टारगेट हमारे ये हैं कि 60 से 100 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर की हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए, 50 मिलियन टन का इमिशन हम अवॉइड कर पाएँ, 8 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट ला पाएँ, 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बन जाए ग्रीन हाइड्रोजन से, प्लस 1 लाख करोड़ की इंपोर्ट सेविंग हो, 5 मिलियन मेट्रिक टन्स का हम ग्रीन हाइड्रोजन का एनुअल प्रोडक्शन कर पाएँ हर साल। तो उसका इस्तेमाल कई जगह किया जा सकेगा, प्लस हमारी गाड़ियाँ भी इस पर रन कर पाएंगी। तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ, देयर इज अ ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होगा वो किसका इस्तेमाल करेगा, फॉसिल फ्यूल का। ग्रीन में आप रिन्यूएबल सोर्सेज का इस्तेमाल करते हो। तो इंडिया इसी के ऊपर अभी फोकस कर रहा है। जापान, जर्मनी भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए इंडिया के लिए बहुत रेलेवेंट स्कीम है ये। अगली चीज़ जो है वो है हमारी स्कीम, वो है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत स्कीम को लेकर एक पेपर आया। स्वच्छ भारत क्या स्कीम थी भाई, कि भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। भारत में हम जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड था, राइट। लेकिन एक रिसर्च पेपर आया, उसमें पाया गया है कि टॉयलेट यूजेज की रेट 2018-19 की तुलना में अब गिर गए हैं। हमने पहले फेज़ में देखा था 2015 में से लेकर 19 तक, 14 में लॉन्च हुआ था। अगले 3-4 सालों में बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट हुई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में डिक्लाइन देखी गई है। ये क्यों हुई है? क्योंकि देखिए पहले तो हमारा जो 100 मिलियन टॉयलेट का टारगेट था वो पूरा हो गया। हमने जो सेकंड फेज़ था स्वच्छ भारत का ग्रामीण का, जहाँ पर हम बिहेवियरल चेंज की बात कर रहे थे, ओपन डेफिकेशन फ्री गांव बनाने के लिए पहले लोगों की मानसिकता में बदलाव की ज़रूरत थी, जो हो रही थी धीरे धीरे। उसका सेकंड पार्ट ये भी था कि जब आपने टॉयलेट बिल्ड किए हैं, उसके अलावा जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है, उसको कैसे आप साफ़ करोगे। शहरों में भी उसकी इन्वेस्टमेंट की थी और गाँव में भी उनके ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस किया जाने वाला था सेकेंड जो फेज़ है उसमें, और ये सक्सेसफुली हो भी रहा है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि जो लेवल ऑफ यूजेज, मतलब जो यूनिवर्सैलिटी हम चाहते थे, वो अभी तक अचीव नहीं की जा रही है, जो एक खतरे की घंटी है। तो आपको प्रिपेयर ऐसे करना है कि स्वच्छ भारत मिशन के की ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो अगर आप स्वच्छ भारत की बात करें ऑब्जेक्टिव्स में, तो हमें पता है कि भाई ODF हमारे वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट है, पर इसके अलावा स्वस्थ भारत भी इसका पार्ट था। तो जो कॉम्पोनेंट है, जो उसका रिजल्ट आया, फॉर एग्जाम्पल 93% हाउस होल्ड एक्सेस टू टॉयलेट
इससे डेथ रेट भी कम होगी, क्योंकि डायरिया और ऐसी जो बीमारियाँ हैं, मलेरिया, इनमें कमी आएगी। चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन में सुधार होगा, क्योंकि स्टंटिंग की एक जो मेजर प्रॉब्लम थी, जिनमें बच्चों की हाइट बढ़ नहीं पाती है, वो इसी वजह से होती थी क्योंकि उनको न्यूट्रिशन और सही सेहत नहीं मिलती थी, सही हाइजीन नहीं मिलती थी। इससे सेविंग्स भी हुई है घरों की, क्योंकि हाउस होल्ड टॉयलेट की जो कीमत होती है बहुत ज़्यादा होती है महंगी बनाने, वो भी उनको नहीं बनाना पड़ता, गवर्नमेंट दे रही थी। तो ये कुछ एडिशनल आउटपुट्स हैं, लेकिन जो जब से बड़ी सफलता वो ये है कि 50% विलेजेस को इंडिया के ODF स्टेटस मिल चुका था, ओपन डेफिकेशन फ्री। और इसका पार्ट 2 जो है वो फोकस किस पे कर रहा है, अर्बन और रूरल। फोकस जो रूरल है उसका भी और अर्बन जो है उसका भी, कि सिटीज़ को गार्बेज फ्री बनाने के लिए। अर्बन का है सिटीज़ गार्बेज फ्री, और अगर हम रूरल की बात करें तो उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि आप जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसके ऊपर फोकस करना। अभी और इन्होंने फोकस किया है इसके ऊपर, और पैसा इन्वेस्ट किया जाए। जो फीकल मैनेजमेंट है, जो फीकल स्लज मैनेजमेंट है, उसको कैसे सही किया जाए, जो सीवरेज की दिक्कत है उसको कैसे सही किया जाए, ये कोर एस्पेक्ट है स्वच्छ भारत मिशन के। तो जो ऑब्जेक्टिव्स है शायद आपसे अब ना पूछे जाएं, लेकिन अगर आप इसके ऊपर लिख रहे हो तो आपको डायरेक्ट क्या बेनिफिट्स हैं और इसके एडिशनल क्या बेनिफिट्स हैं वो पता होने चाहिए। स्वच्छ भारत में क्या क्या हुआ है, क्या क्या फोकस है, जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ग्रे वाटर मैनेजमेंट हो गया, फीकल स्लज मैनेजमेंट हो गया। 4 कॉम्पोनेंट ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपकी हेल्थ सेक्टर से भी रिलेटेड हैं। अगर आपने इन पे कंट्रोल नहीं किया तो आपकी हेल्थ सेक्टर में, हाइजीन सेक्टर में जो चीज़ें कम हैं वो कभी कंट्रोल में नहीं आएंगी। तो हमेशा चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी भी होती हैं, इसका ध्यान में रख के आपको आंसर करना है। बाकी इसके जो और कुछ कंपोनेंट्स थे कि कितने बजट, कितना पैसा निकाला, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अमाउंट ऑफ मनी इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। बट अगर आपके पास ये डेटा है कि 3 लाख लाइफ्स बची हैं क्योंकि डायरिया कंट्रोल हो गया, 96% वुमेन फील सेफर नाउ, 90% हाउसेज के पास एक्सेस टू टॉयलेट है, फैमिलीज़ के पास एक्सेस टू टॉयलेट है। हमने कोशिश की है कि हम गार्बेज सेग्रीगेशन पे फोकस करें, और जो कमियां हैं, जो और इंटरवेंशंस हैं, अब अगले फेज़ में वो जो है यहाँ पे लिखी हुई ऑलरेडी कि हम ये काम करने की कोशिश करने की। जो फीकल स्लज मैनेजमेंट है या जो गार्बेज कलेक्शन पॉइंट है, वहीं पर हम उसको जो ग्रीन और ब्लू जो हमारा गार्बेज बिन वाला हिसाब है कि रिसाइक्लेबल जो है और सिंगल यूज प्लास्टिक को आप अलग कर दो, गार्बेज को सेग्रीगेट कर दो, बायो रिमीडिएशन करो, ये सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे बात की जा रही है अब स्वच्छ भारत मिशन के अगले कंपोनेंट के रूप में। लेकिन अभी जो रिजल्ट है वो ये दिखाते हैं कि भारत का प्रदर्शन उतना ही अच्छा नहीं हो पाया जितने की उम्मीद थी। वी वर एक्सपेक्टिंग फार बेटर विच हैज़ नॉट बीन पॉसिबल। तो हमें ये एस्पेक्ट भी ध्यान में रख रहे हैं कि रिजल्ट्स आर गेटिंग स्टेगनेटेड। जितने टॉयलेट हमें और बनाने थे या जो उस प्रैक्टिस को आगे और अगले लेवल तक ले जाना था वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये एक बेसिक सी न्यूज़ थी पर हमने थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लिया। अगला पॉइंट जो न्यूज़ में है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट 31 अक्टूबर को उन्होंने कहा था कि हम पिटिशन सुनेंगे। और क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड? तो असल में बॉन्ड एक बैंक नोट की तरह होता है जो कि फ्री ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगर आप किसी पार्टी को पैसा देना चाहते हो जो इंडिया में रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 29A ऑफ RP रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और 1% वोट ला चुके हैं, तो वो बैंक में अगर आप जाओ SBI में तो आपको ऐसा एक इलेक्टोरल बॉन्ड मिलेगा कि भाई इस कंपनी में हम इतना पैसा निवेश करना चाहते हैं, इतने पैसे की कह सकते हो कि आप कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो, तो वो आप ऐसे बैंक के थ्रू दे सकते हो। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ दिक्कत ये हुई है कि वो काफ़ी जिसे कह सकते हैं ओपेक है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे तब बेसिक लॉजिक कि ये ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, डोनेशन सिस्टम सारा बैंकों के थ्रू होगा, नॉर्मली कैश का इस्तेमाल किया जाता था, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि सब कुछ एक फॉर्मल चैनल के थ्रू होगा। पॉलिटिकल डोनेशन में क्लैरिटी आएगी किस पार्टी को कितना डोनेशन मिला। इलेक्शन फंडिंग मैकेनिज्म को फॉर्मलाइज करने का तरीका है और 15 दिन के अंदर आपको ये करना होगा ताकि कोई और पैरेलल इकोनॉमी ना बन जाए कि भाई आप डोनेट कर रहे हो पार्टी को, कोई और आपसे कमीशन ले रहा है, वो पार्टी को दे रहा है, वहाँ कमीशन काट के खा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सीधा बैंक में जाएगा, बॉन्ड जमा होगा और वो उस पार्टी को 15 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो ये कहाँ से फंडिंग आ रही है, किस प्रकार की फंडिंग आ रही है, ये पता चल जाएगा। लेकिन इसमें खास बात ये कि डिस्क्लोज नहीं होगा किसको दिया जा रहा है। देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड अगर आप लेने जाओगे तो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, भाई आपने 1000 रुपये का एक बॉन्ड लिया। कि इलेक्टोरल बॉन्ड होने के बावजूद समस्या यहाँ पर यह है कि अब कुछ पार्टियों को बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और केवल वही डोमिनेट कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ फंडिंग। पार्टी फंडिंग अभी तक अननोन रह रही है। 66% जो फंडिंग है वो अननोन है। जो अननोन सोर्सेज हैं वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं। अननोन सोर्सेज जैसे एनोनिमस डोनर्स हो गए जो 20,000 तक पैसे देते हैं, 20,000 से लो में आप कम में देना होता है। तो इतने ज़्यादा अननोन लोग पैसे दे रहे हैं, मतलब बॉन्ड आप जाके ले रहे हो, ठीक है, एज एन इंडिविजुअल आप एनोनिमसली किसी पार्टी को फंडिंग करना चाहते हो, पैसे डोनेट करना चाहते हो।
पर सवाल ये है कि इतना ज़रा अनोनिमस डोनेशन हो रहा है जो सर का दर्द बन रहा है इलेक्शन कमीशन के लिए भी कि आगे भी कि कैसे इसको और फॉर्मलाइज किया जाए। कहीं लोग इसका इस्तेमाल करके पार्टी को उनकी लॉबिंग तो नहीं करेंगे, अपने डिसीजन अपनी तरफ तो नहीं करा लेंगे। एक समस्या है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जब भी हम बात करें तो अब याद रखिए कोशिश ये की गई थी कि फॉर्मलाइज होगा स्ट्रक्चर, कैश से बदले में हम बैंक के चैनल्स के थ्रू आएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी और हर पार्टी को अपना हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि जो उसकी खास बात थी कि अब रिसिपिएंट के बारे में कुछ आपको पता नहीं है, वहाँ पर अननोन सोर्सेज एनोनिमसली बहुत ज़्यादा डोनेशन अभी भी हो रही है जो बॉन्ड के थ्रू पैसा दे रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे कुछ पर्टिकुलर पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा फाइनेंसिंग मिल रही है, जहाँ आपको दिख रही है बीजेपी में, जहाँ 61% इनको जो पैसे मिले हैं डोनेशन में वो अननोन सोर्सेज से मिले हैं। टीएमसी में 97%, कांग्रेस 72%। तो इन पार्टियों की हाल देखो, पैसे का अमाउंट देखो, 1,000 करोड़ 500 करोड़ अननोन सोर्सेज से आ रहे हैं। तो ये एक समस्या है जिसको जब तक सही नहीं किया जाएगा तो हमारा इलेक्शन सिस्टम, हमारी डेमोक्रेसी ट्रांसपेरेंट नहीं होगी। तो ये जो फिगर है ये आपको अगर याद रह पाए कि 60% से लेकर 90% तक ऑलमोस्ट जो पार्टी है, टीएमसी के 97% अननोन सोर्सेज से आ रहे हैं। सो इट क्रिएट्स लैक ऑफ बिलीफ इन पीपल्स माइंड टुवर्ड्स द पार्टी और जो सोर्स ऑफ फंडिंग है उसको लेकर। अगला आर्टिकल जो है वो सिंपल सा है। भारत ने कुछ समय पहले एक स्कीम लॉन्च की थी, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम, जिसे हम कह सकते हैं RODTEP। गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंड कर दिया है 30 जून 2024 तक। ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लाइंट स्कीम है। इसके तहत होता क्या है कि रिम्बर्समेंट, जैसे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं कुछ, तो आपको अपने जो टैक्सेस हैं, ड्यूटीज़ हैं, जो लेवी लग रही है सेंट्रल या स्टेट लेवल पर, वो रिफंड किए जाएंगे या वो रिम्बर्स कर दिए जाएंगे। और इससे भारत का एक्सपोर्ट जो है कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। आमतौर पे आप कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करने जाते हो तरह तरह की आपको ड्यूटीज़ देनी पड़ती हैं, आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं। उनमें से कुछ ड्यूटीज़ और टैक्सेस गवर्नमेंट रिम्बर्स कर देगी आपको एक्सपोर्ट होने के बाद। इससे इंडियन एक्सपोर्ट का जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, भेजने वाले को कम टैक्स कम ड्यूटी देनी पड़ रही है, तो उसके लिए भेजना, उसको सस्ते दामों पर बाहर बेचना आसान हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होगी, ऑडिट मैकेनिज्म भी होगा, क्योंकि आपको रिम्बर्समेंट मिल रही है तो आप सही डेटा, सही वॉल्यूम कोट करोगे कि मैंने इतना किलो कोई सामान भेजा है, ताकि आपको उतना ही उस अमाउंट से आपको रिम्बर्समेंट मिल पाए। तो इससे फ़ायदा ये होगा जो एक्सपोर्ट है वो कॉम्पिटिटिव भी होगा, एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा, प्लस वो मेन स्ट्रीम हो जाएंगे और प्रॉपर मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग हो पाएगी चीज़ों की। तो ये पूरी की पूरी डिजिटाइज्ड है, इसमें मैनुअल काम नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है। तो ये एक स्कीम थी जो असल में 2020 में ही लॉन्च की गई थी एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2024 तक। तो ये है RODTEP, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। नाम से ही क्लियर है, बस नाम इसका पढ़ लेंगे तो उससे आपका क्लियर आइडिया लग जाएगा क्या चीज़ की बात हो रही है। इसी प्रकार से एक और स्कीम है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा एंड मेडिटेक सेक्टर, PRIP स्कीम। जो PRIP स्कीम है, इस स्कीम में कोशिश की जा रही है कि भारत के रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की। फार्मास्यूटिकल्स में ऑलरेडी इंडिया एक पावर हाउस है। इस स्कीम के अंतर्गत कोशिश की गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाए और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाए, जो इंडिया का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है, NIPER, इसके 7 कैंपसेस में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंसेस बनाए जाए, ताकि जो MSMEs हैं उनके साथ ही रिसर्च और कोलैबोरेशन करके उनको बेहतरी की ओर ले जा सके और बेहतर उनको तैयार कर पाए। कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो कुछ नया डेवलप करना चाहते हैं तो उसके केस में, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे बताइए, जो ये स्कीम है, पहले हम आते हैं इस स्कीम को जो हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा एंड मेडटेक सेक्टर, ये किस मंत्रालय के अंदर आएगी। ये स्कीम जो प्रीप वाली है ना, ये जैसे नाम से ही क्लियर है कि भाई किस चीज़ में फोकस करिए, फार्मास्यूटिकल्स में। तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इसको लीड कर रही है। अब डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है मुझे बताइए। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर ये स्कीम लॉन्च हुई। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स 2008 में बनाया गया था। याद रखिए, इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर है और लगातार इंडिया इसमें और आगे जाना चाहता है। इसलिए एक इनेबलिंग इकोसिस्टम, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को पुश करना कि वो भी इनोवेट कर पाए, ये मुख्य कोशिश है इस स्कीम की। और किस मिनिस्ट्री के अंदर है ये? केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स किसके अंदर आएगी? मिनिस्ट्री पता है कुछ आपको? तो भाई सीधी सी बात है, कौन इसको मैनेज कर रहा है? तो इस फोटो से ही आपको पता लग रहा है कि भाई SBI इसको इशू करता है और SBI से आप ये जाके बॉन्ड ले सकते हैं। फिर जो एक और स्कीम हमने आज डिस्कस करी वो कौन सी थी? वो थी RODTEP, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस टू बी एक्सपोर्टेड। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई होगी? यहाँ भी आपको मेंशन मिल जाएगा। किसने इसको लॉन्च किया बताइए मुझे, कौन करेगा ये काम? अब हमें पता है कि बात हो रही है एक्सपोर्ट की, कॉमर्स की, इंडस्ट्री की, तो कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसको पुश कर रहा है, ये इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। तो सारी स्कीम किस किस के अंदर है ये आपको पता लग गया। अब एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा नेशनल हाइड्रोजन मिशन है ये किसके तहत आएगा, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। कॉमन सेंस की बात है, हमने डिस्कस भी किया था किसके अंदर आना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी है तो MNRE के अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत ये लॉन्च किया गया है। कोशिश यही है हाइड्रोजन बनाना, ग्रीन हाइड्रोजन बनाना, ग्रे हाइड्रोजन नहीं बनाना। तो ये हमने समझे आज की जो स्कीम्स हैं और किस तरह उनको पढ़ना, इनकी बेसिक्स को जाना। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग ओनली IAS।